हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। गाइस, जैसे इसमें हम मनोविज्ञान का यह टॉपिक चल रहा था, मनोविज्ञान में जो आपका टारगेट बैच है यूपीटीटी और सुपर टीटी के लिए है स्पेशल। इसमें हमने मनोविज्ञान में ही हम पढ़ रहे थे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें पियाजे को हम पढ़ रहे थे और इसी में पियाजे को ही खत्म करने के बाद जेरोम ब्रूनर जो संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में आते हैं उनको पढ़ेंगे और इसी क्रम में लेव विगोत्स्की को पढ़ते हुए फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका एक नया टॉपिक होगा जिसमें संवेग को बताया जाएगा। तो अभी तक तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्थाएं थी या चरण थे इसके बारे में हमें चर्चा करने थे। इससे पहले हमने पियाजे के कुछ शब्दावलियों को हमने वहां पर डिस्कस किया था। आप उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हीं शब्दावलियों से आपको जो पियाजे ने जो चरण बताए हैं उनसे आपको बेहतर आपको समझ में आएगा। तो संज्ञानात्मक विकास के चरण में यानी पियाजे के, ये है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें हम संज्ञानात्मक विकास के चरण में इन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक विकास के में 4 चरण बताए गए हैं, जो प्रत्येक चरण जो आपका था वह गुणात्मक रूप से जुड़ा हुआ था, यानी प्रत्येक चरण जो है वह गुणात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है आपका प्रत्येक चरण, ये कभी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि या ना तो इसके क्रम बदले जा सकते हैं और ना ही इसके गुण। तो संज्ञानात्मक विकास अर्थात कुल मिला के इसमें 4 चरण पियाजे ने बताए हैं, जो प्रत्येक चरण आपका गुणात्मक है ना, जिसमें इसके क्रम और इसके गुण बिल्कुल नहीं बदले जा सकते। और पियाजे के ही अनुसार उन्होंने बताया कि जो यानी बालकों को, यानी जो बच्चों का गुणात्मक गुण होता है या गुणात्मक रूप से जो उनकी विशेषताएं होती हैं, अर्थात पियाजे ने बताया कि बच्चों का जो चिंतन होता है, यानी बच्चों का जो चिंतन होता है वह वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। पियाजे ने यह पॉइंट बताया है कि जो बच्चों का चिंतन होता है, यानी जो बच्चों में चिंतन जो प्रक्रिया होती है वह वयस्कों में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक, अब उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए, जिसमें पहला हमारा है संवेदी पेशीय अवस्था, या फिर इसी को ही इंद्रजनित गामक अवस्था इसे ही कहा जा सकता है, या फिर इसे ही इंद्रिय गामक अवस्था बताया। और जो 0 से 2 वर्ष, 0 का मतलब यहाँ पे जन्म से 2 वर्ष तक चलने वाला है। इसमें इन्होंने बताया है इसके यानी संवेदी पेशीय अवस्था के अंतर्गत आती क्या कौन कौन सी चीजें हैं, जिसमें वस्तु स्थायित्व बताया। हमने इससे पहले वीडियो में ही आपको पहले ही बता दिया कि जो पियाजे की जो कुछ शब्दावलियां थी उसको हम पिछली वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। इन सब के बारे में वस्तु स्थायित्व क्या है, परावर्ती क्रिया, मतलब इनके बारे में टोटली आपको बता दिया गया है। आप उसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। वस्तु स्थायित्व हमने बताया था, है ना, यानी बच्चे का होता है, वस्तु उसके पास होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात जब उसे परिवार के अन्य सदस्य उसे वापस ले लेते हैं तो उसके माइंड में तभी ये वस्तु जो है उसी स्थान पर बनी रहती है। परावर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? परावर्ती क्रिया का मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया, मतलब इसमें परावर्ती क्रिया के अंदर जैसे चूसना होता है, चूसना, रगड़ना, है ना, ये सभी क्रियाएं क्या है आपकी परावर्ती क्रिया है। अगला अनुकरण, इसे हमें अभी थोड़ा इसके बाद में देखते हैं। मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, ठीक, और अगला इसी में बताया गया इंद्रिय आधारित चिंतन, यानी उसकी स्मृतियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर उसके जो चिंतन होते हैं। स्मृति आधारित चिंतन यानी स्मृति के आधार पर चिंतन। प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत, हमने इस प्रतीकात्मक खेल के बारे में आपको बताया था कि प्रतीकात्मक खेल होता क्या है। प्रतीकात्मक खेल का मतलब होता है, मान लीजिए किसी लकड़ी का सामान है और उसको बंदूक समझ लेना, यानी कोई ऐसी वस्तु है उसको दूसरी वस्तु समझकर बच्चे खेलते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतीकात्मक खेल। जैसे लकड़ी के सामान है उसको बंदूक समझ लेते हैं, है ना, या फिर झाड़ू होती है, बच्चा उसे लेकर कहता है कि बगल हो जाइए, मेरी गाड़ी जा रही है ना, उस पर बैठकर सवार होकर वो ऐसा जाता है। अगला लक्ष्य उद्देश्य मुखी व्यवहार की शुरुआत, यानी इसी अवस्था में है, अर्थात 0 से 2 वर्ष, अर्थात जन्म से 2 ही वर्ष के अवस्था में बालक क्या होता है, अपने लक्ष्य की ओर इस तरह के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। अगला लगभग 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष की आयु में
बालक कुछ करने से पहले सोचना प्रारंभ करता है। अर्थात जो बालक होता है वह 1.5 वर्ष की उम्र में ही कुछ करने से पहले वो सोचना शुरू कर देता है। ठीक, नेक्स्ट है अगला संवेदी इंद्रिय गामक अवस्था में ही उन्होंने बताया कि इस अवस्था में, अर्थात पियाजे ने बताया कि इस अवस्था में बालक जो होता है वह प्रारंभ में, ये जो हमारा अनुकरण था इसी के बारे में चर्चा होगी, यानी प्रारंभ में जो बालक होता है वह भाषा का यानी अनुकरण के लिए भाषा का प्रयोग करता है प्रारंभ में, लेकिन बाद में वही भाषा उसकी अभिव्यक्ति के लिए, वो यानी अपनी अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। फिर से समझ लीजिए, इस अवस्था में जो बालक होता है पहले अनुकरण के लिए भाषा का प्रयोग करता है, तत्पश्चात अर्थात बाद में वही भाषा अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला 2 वर्ष का बालक, यानी जो 2 वर्ष का बालक होता है वह 3 या 4 शब्दों के वाक्य को बोलता है। अर्थात 2 वर्ष का जो बालक होता है, यानी इसी अवस्था में 2 वर्ष का बालक जो है 3 या 4 शब्दों के वाक्य को बोलता है, जो लगभग व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है, वो अशुद्ध होता है, यानी सही नहीं होता है। तो ये हमारी संवेदीय पेशी, अर्थात पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास के जो चरण 4 बताए गए थे उसमें से पहला चरण था आपका संवेदीय पेशीय अवस्था, जिसके अंतर्गत ये सभी चीजें आएंगी। और इनको हम, यानी इसमें जो भी और भी पॉइंट है उनको हम इससे पहले ही बता दिए हैं, तो विशेष तौर से आपको बताने की जरूरत है। नेक्स्ट है इसमें अगला, इसी में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यह आपको 2 से 7 वर्ष तक चलती है, यानी जो पियाजे की अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वह 2 से 7 वर्ष चलती है। और इस अवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सी? नंबर 1 पूर्व प्रत्यात्मक काल, या इसे ही पूर्व संक्रियात्मक काल कहा जाता है, या पूर्व संप्रत्यात्मक काल, ये 2 से 4 वर्ष तक चलती है। नेक्स्ट इसी में है आंतप्रज्ञ काल या अंतः दृष्टि काल, ठीक, जो 4 से 7 वर्ष तक चलता है। हम इसी में पूर्व प्रत्यात्मक काल में पढ़ेंगे जो 2 से 4 वर्ष के लिए चलती है। इसमें बताया गया है, यानी पियाजे ने बताया कि इसे ही, यानी किसे, पूर्व प्रत्यात्मक काल को ही परिवर्तन या खोज की अवस्था कहा जाए। ठीक, यानी पियाजे ने पूर्व प्रत्यात्मक काल को ही खोज या परिवर्तन की अवस्था कहा है। अगला पियाजे ने ही बताया कि जो 3 वर्ष का बालक होता है वह 2 या 3 शब्दों के वाक्य को बोलता है, जो व्याकरण की दृष्टि से लगभग शुद्ध होता है। अर्थात यहां पर 3 वर्ष का जो बालक होता है 2 से 3 शब्दों के वाक्य को बोलेगा, जो व्याकरण की दृष्टि से लगभग शुद्ध होता है। लेकिन संवेदीय गामक में क्या होता है, 2 वर्ष का बालक जो है 3 से 4 शब्दों के वाक्य को बोलता है, जो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होता है। तो अगला यहाँ पे, अगला इसमें बालक जो है क्यों या कैसे जैसे प्रश्नों का जानने का प्रयास है, यानी उत्तर जो है जानने का प्रयास करता है। अर्थात जब बच्चे के सामने कुछ तथ्य रखे जाते हैं तो वो कहता है क्यों, अर्थात वो क्यों या कैसे ना, तो इस तरह के प्रश्नों को बालक उसके उत्तर को जानने के लिए वह प्रयास करता है। अर्थात वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों या ऐसा कैसे हुआ, है ना। तो इस तरह से वो इन तरह के प्रश्नों को वो जानने का प्रयास करता है। आगे आंतप्रज्ञ, इसी में है आंतप्रज्ञ काल, 4 से 7 वर्ष, है ना, 4 से 7 वर्ष ये चलेगा। और इसी में अविलोमिता हमने बताया था इससे पहले भी, जो पियाजे की कुछ शब्दावलियों थी उनके बारे में हम चर्चाएं किए थे कि अविलोमिता क्या है। फिर से देख लीजिएगा अविलोमिता क्या है। अविलोमिता का मतलब होता है किसी वस्तु यानी तथ्य या घटना के बारे में शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर पुनः शुरुआती बिंदु पर ना लौट पाना, यही क्या है, अविलोमिता। मतलब शुरुआती बिंदु से आगे चले जाएं और पुनः उस बिंदु पर ना लौट पाए, ये क्या है, अविलोमिता। और सेम दैट संरक्षण का अभाव भी एकदम इसी तरह ही है। संरक्षण का जो अभाव होता है वह अविलोमिता का ही एक रूप है, लेकिन यहां पर आपका आकृति से संबंधित है। ठीक, यानी संरक्षण का अभाव क्या कहता है कि यानी मान लीजिए 2 बालक हैं, ठीक है, आप 2 बालक हैं। संरक्षण के अभाव में हमने आपको बताया था कि 2 बालक हैं, एक ग्लास ये है हमारा, है ना, एक ग्लास ये है और एक ग्लास ये हमारा है, ठीक, एक ग्लास ये है। इसमें भी 250 ml
दूध है और यहां पर भी 250 ml दूध है। ठीक, तो इसमें क्या करेगा, संरक्षण का अभाव यानी संरक्षण का उसे ज्ञान नहीं होगा इस अवस्था में, तो बालक क्या करेगा, यानी बच्चे से कहा जाएगा कि बेटा इसमें कौन सा आप कौन सा ग्लास लोगे, क्योंकि वो बच्चा देखते ही यानी आकार आकृति किस में उसको समझे ना, तो आकृति को, बड़ी आकृति को जो देखेगा उसी को कहेगा नहीं मुझे ये चाहिए, जबकि दूध की मात्रा दोनों में एक है। तो यही है संरक्षण का अभाव। अतार्किक संबंध, अतार्किक संबंध का मतलब आपको बताया गया था कि इसमें अतार्किक संबंध मतलब बिना किसी ऐसी दो घटनाएं या स्थितियां जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है, वही क्या है, अतार्किक संबंध। अतार्किक संबंध मतलब कि जैसे आपको बताया गया था कि कुत्ते के भौंकते ही बिजली चली गई, है ना, तो कुत्ते का भौंकना और बिजली का चले जाना वो आपस में उनका कोई संबंध ही नहीं, वो एक अलग अलग क्रियाएं होंगी। ठीक, तो अगला कृत्रिमवाद। कृत्रिमवाद हमने आपको बताया था कि कृत्रिमवाद का मतलब होता है कि जैसे प्राकृतिक घटनाओं को, है ना, मानव निर्मित बताना, है ना, प्राकृतिक घटनाओं को मानव निर्मित बताना, ये क्या है कृत्रिमवाद। अर्थात जैसे बादल में मान लीजिए बादल है ढेर सारे और उसी में कह देगा देखो जैसे वहां पर हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है ना, शंकर जी की, या फिर कह देगा देखो बादल को किसी ने सफेद रंग से या काले रंग से पेंट कर दिया ना, मतलब कि वहां पर जो प्राकृतिक घटना है उसको बता रहा है कि किसी व्यक्ति ने जाकर के उसे पेंट कर दिया हो सफेद रंग से या काले रंग से, तो यही क्या है कृत्रिमवाद। आगे लक्ष्यमुखी व्यवहार परिपक्व, यानी अपने व्यवहार को अपने लक्ष्य को वो किस तरह से वो अपने व्यवहार में वो परिपक्व होगा, वो इसी में इसका वर्णन किया गया। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण हमने आपको बताया था कि केंद्रीकरण क्या है कि किसी घटना या स्थिति के बारे में एक ही पक्ष पर ध्यान देना, ये क्या है केंद्रीकरण, जबकि विकेंद्रीकरण आपका इसका जस्ट अपोजिट बताया गया था। आगे तार्किक गुणिकता, तार्किक गुणिकता का मतलब होता है, इससे तात्पर्य है दो या दो से अधिक तथ्यों पर एक साथ ध्यान देने से। ठीक, ये तार्किक गुणिकता है। तो उम्मीद है ये आपको इसमें समझ में आया होगा। संज्ञानात्मक विकास के चार चरण में हमने 2 चरण पर डिस्कस किए। ये यहां से इससे बाहर क्वेश्चन आपका होना ही नहीं है, अगर पूछेगा तो यहीं से ही क्वेश्चंस आपके फंसेंगे। एक अवस्था के बारे में यहाँ पे इसका समय क्या चलता है, फिर इसमें इसका समय क्या चलता है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा आपका अगर इसमें आएगा तो दे देगा उसमें कि ये जो मूल प्रत्यात्मक व्यवहार है आपका, यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पे आधारित है या किसमें आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, तो स्मृति आधारित चिंतन, है ना, मतलब इन्हीं सभी पॉइंट्स को वो देगा कि ये किसमें आएगा। या फिर यहाँ पर ये दे देगा कि संरक्षण का अभाव एक बच्चे में है ना, मान लीजिए कोई बर्तन है उसके आकार के बारे में उसे ज्ञान नहीं है, बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है, तो यही आपको यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन आपका पैडागोजिकल पूछेगा तब तो ये इसी तरह से ही आएगा, लेकिन अगर फैक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट आपका है ना कि संरक्षण का अभाव संज्ञानात्मक विकास यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में किस अवस्था में आएगा, तो आप इस यहाँ पे कहने का मतलब आप इनको जानते रहिए और इस शब्दावलियों को अपने मतलब एक अलग तरह से हमने जिस भाषा में आपको समझाया उसी भाषा में आप इसको समझे रहिए। ठीक है, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो 2 शेष आपके बचते हैं, जो 2 शेष आपके चरण बचे हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसमें जो बचा हुआ हमारा है, इसमें संज्ञानात्मक विकास के चरण में जो 2 चरण पढ़ने के बाद 2 चरण आपका बचता है, अब हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा तीसरा हमारा है मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 हुआ, ये अवस्था इसको आप विशेष याद रखिएगा क्योंकि ये अवस्था में जो समय है वो जरूर पूछा जाएगा आपका। ठीक, तो मूल संख्या और इसका क्रम से ही याद किया रहिएगा, नहीं तो आप गलत भी कर सकते हैं, तो क्रम भी इसका आपको मालूम होना चाहिए। इसमें बताया गया कि इसे ठोस या अनौपचारिक अवस्था भी इसे ही कहा जाता है, अर्थात मूल संक्रियात्मक अवस्था के स्थान पर आपको ठोस या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपको दे सकता है, तो आप घबराइएगा मत, इसी को तीसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, अगला है इसी में कहा जाता है कि इसके अंतर्गत बच्चों में निम्न का ज्ञान होता है, अर्थात जैसे हमने पूर्व में इससे पहले
हमने संवेदीगामक अवस्था में पढ़ा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पढ़ा कि कौन कौन से तत्व उसमें शामिल होंगे, यानी बच्चों को उसमें किसका ज्ञान होगा, किसका ज्ञान नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर इसमें बच्चों को निम्न का ज्ञान होता है। विलोमीयता, विलोमीयता हमने बताया इससे पहले, अविलोमीयता के बारे में बताया। अविलोमीयता का जस्ट अपोजिट यहाँ पे विलोमीयता होगा। अर्थात विलोमीयता का मतलब होता है बच्चों द्वारा शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर पुनः शुरुआती बिंदु पर वापस लौट पाना ही, अर्थात वापस आ जाना ही क्या कहलाएगा, विलोमीयता। नेक्स्ट इसी में हमने देखा संरक्षण का ज्ञान। वहां पर हमने क्या देखा था, संरक्षण का अभाव, है ना, यानी जो दूसरी अवस्था थी आपकी जिसमें अंतःप्रज्ञ काल में हमने पढ़ा था कि संरक्षण का अभाव उसमें होता है ना, तो यहाँ पर संरक्षण का ज्ञान होगा। अर्थात अब बच्चे को उस स्थिति में अब मूर्ख नहीं बना सकते। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे ये ग्लास था आपका, है ना, एक ये ग्लास था, एक ये ग्लास था, तो आप यहाँ पर अब उस बालक को आप मूर्ख नहीं बना सकते। वो कहेगा नहीं, पूछेंगे कि दूध इसमें ज्यादा है कि इसमें, तो अब यहाँ पे बालक को आप मूर्ख नहीं बना सकते। वो कहेगा नहीं, इसमें मात्रा दूध की तो एक समान है, बस बर्तन अकेले, यानी बर्तन का जो आकार है वो बड़ा छोटा है। ठीक, तो यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ संरक्षण का ज्ञान का मतलब कि आप बालकों को यहाँ पर अब मूर्ख नहीं बना सकते, अर्थात उन्हें आकृतियों का पूर्णतः नॉलेज यानी ज्ञान हो गया है। अगला हमारा आता है इसमें सकारात्मक अनुमान। ठीक है, सकारात्मक अनुमान, सकारात्मक अनुमान के बारे में, इसके बाद तार्किक चिंतन की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यानी तार्किक जो चिंतन होता है वहां पे आपकी इसमें शुरुआत हो जाती है, जिसके कारण हम यहां पर इसमें प्रत्ययों का भी निर्माण शुरू हो जाता है। आगे विकेंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण का मतलब हमने वहां पे केंद्रीकरण का मतलब आपको समझाया था कि केंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु या घटना के एक ही पक्ष तक यानी उसका ज्ञान रखना ना, लेकिन विकेंद्रीय का मतलब सभी पक्षों पर। नेक्स्ट वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, है ना। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का मतलब होता है, क्रमबद्धता का मतलब होता है आपका कि यहां पर मतलब किसी भी तथ्य या फैक्ट यानी कार्य करने का एक सही क्रम ही क्या होता है, सही क्रम या पैटर्न ही क्या होता है, एक क्रमबद्धता होता है। यानी जैसे हमने आपको बताया था इससे पहले जब शब्दावलियों के बारे में बताया जा रहा था, तो क्रमबद्धता में हमने यही बताया था कि बच्चा पहले स्नान करता है ना, फिर उसके बाद कपड़े पहनता है यानी यूनिफॉर्म पहनता है, फिर उसके बाद विद्यालय यानी स्कूल चला जाता है। तो ये है कार्य कारण संबंध, अर्थात इसी के ही अंतर्गत यानी इसी अवस्था में मूल संक्रियात्मक अवस्था में क्या होगा, कार्य कारण। कार्य कारण का मतलब होता है कि इसमें बालक जानता है कि अगर कोई कार्य होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। हमने बताया था कि जैसे धूप से कपड़े सूख गए, है ना, कपड़े तो सूख गए लेकिन इसका कारण क्या है, धूप से, है ना, यानी धूप हुई जिसके कारण कपड़े सूख गए। ठीक है, अब इसी में हमारा आएगा नेक्स्ट, चलिए इसमें आएगा नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पे अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त मतलब अब यहाँ पे बालक क्या होगा, किसी भी तथ्य को माइंड में ही रखे, अर्थात वस्तु उसके सामने नहीं होगी फिर भी उसका वो चिंतन अर्थात उसके बारे में विचार विमर्श बिल्कुल कर लेगा, अर्थात बिना वस्तु की उपस्थिति में ही उसके बारे में डिस्कशन वो कर सकता है, यानी उस काबिल हो गया है। और इसकी अवस्था होगी आपकी 11 से 15 वर्ष। इसको विशेष तौर से अमूर्त चिंतन का मतलब ही हुआ कि कोई वस्तु की बिना उपस्थिति के यानी किसी वस्तु की बिना उपस्थिति के बारे में उसका पूर्ण रूप से चित्रण कर लेना। चित्रण करना मतलब उसके बारे में सोचना, है ना, व्यवहार में उसे ढाल लेना। अगला तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन क्या होता है, तार्किक चिंतन यहाँ पर बच्चा दो तरह से कर सकता है, एक शब्दों के माध्यम से, है ना, एक शब्दों के माध्यम से, दूसरा आपका सांकेतिक अर्थात संकेतों के माध्यम से वह यहाँ पर तार्किक चिंतन कर सकता है। सकारात्मक अनुमान परिपक्व यानी सकारात्मक अनुमान परिपक्व मतलब सकारात्मक अनुमान, यहां पर भी आप कह सकते हैं कि सकारात्मक अनुमान यहां पर भी है ना, और वहां पर, लेकिन यहां सकारात्मक अनुमान की क्या होती है, शुरुआत होती है, यानी वो सोचना प्रारंभ कर देता है, शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे सकारात्मक अनुमान अर्थात दो मान ले, सकारात्मक अनुमान में हमने आपको बताया था कि जैसे A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C,
तो इसका अनुमान जो होगा अर्थात सकारात्मक, यानी एक निष्कर्ष, अलग निष्कर्ष निकालना कि ए जो है वह सी से भी बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसमें क्या होगा, वो एकदम परिपक्व हो जाएगा। ठीक, अब सारी चिंतन संकल्पनात्मक या निगमनात्मक तर्क, संकल्पनात्मक या निगमनात्मक तर्क क्या होता है, इसमें संकल्पनात्मक या निगमनात्मक तर्क क्या होता है, मतलब किसी भी तथ्य या घटना को, है ना, काल्पनिक रूप से उसे क्या मान लेना, यानी सही मान लेना। यानी किसी कोई भी घटना होती है या कोई भी घटना या तथ्य होता है, उसको प्राकृतिक रूप से मान लीजिए होता है और उसको क्या होता है, यानी उसको सही मान लेना, है ना। जैसे मान लीजिए अगर पृथ्वी, यानी उसको सही मानकर तर्क करना, मान लीजिए संकल्पनात्मक या निगमनात्मक चिंतन, अर्थात जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि अगर पृथ्वी पर जल ना होता, है ना, तो ये क्या है, यही है संकल्पनात्मक या निगमनात्मक तर्क। ठीक, नेक्स्ट हमारा है इसी में आनुपातिक चिन्ह, और इसी में प्रत्ययों का निर्माण अपनी परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। अब प्रत्ययों का निर्माण का मतलब होता है यहां पर भी प्रत्यय का निर्माण हुआ, है ना, यानी यहां पर भी प्रत्ययों का निर्माण, लेकिन यहां पे प्रत्ययों का निर्माण शुरू हो रहा है, लेकिन यहां पे जो प्रत्यय का निर्माण होता है वह अपनी परिपक्वता को पूर्ण कर लेता है। ठीक, तो इस तरह से हमने संज्ञानात्मक विकास यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चाएं की। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। और इसी के बाद अब हम यहां पर एक छोटा सा टॉपिक होगा आपका लियो विगोत्स्की का, ठीक है, जिसमें सामाजिक संस्कृति विकास का सिद्धांत जो लेकर आए थे, जिसमें जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे अभी पहले आपका इसके बाद संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ही पियाजे को हमने पढ़ा, अब इसी में हम जेरोम ब्रूनर, और नेक्स्ट डे इसी में ही इसी यानी संज्ञानात्मक विकास के बाद जो आपका समाप्त होगा, इसी में सिमोन लियो विगोत्स्की का, यानी सिमोन लियो विगोत्स्की का हम इसमें सामाजिक संस्कृति का विकास को हम इसी में पढ़ लेंगे। उसके बाद ये आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका एक नया टॉपिक होगा, जिसमें हम संवेग को लेकर आएंगे, और संवेग को पढ़ने के बाद फिर अधिगम पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।